हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस डेडिकेटेड सिविल सर्विसेज एग्जाम प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज ये पहली क्लास है और ये आपके लिए डेमो क्लास दिया जा रहा है। और इसमें हम एनसीईआरटी सीरीज में हम हिस्ट्री क्लास 6 आवर पास्ट फर्स्ट, जिसको आप हिंदी में कहते हैं हमारे अतीत फर्स्ट, जो बुक है उस बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है, जिसमें आपको दिया गया है क्या, कहां, कैसे और कब, इसको हम लोग फटाफट से आधे घंटे में क्लियर करेंगे और एकदम अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ उसके एमसीक्यू जितने भी न्यू हैं उन न्यू एमसीक्यूज को आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। ये रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जा रही है ताकि आप सभी लोग बता पाएं, अपना फीडबैक दे पाएं कि क्लास कैसा लगा, क्या क्लास में कुछ और भी चीजों को सही करना है। तो आप लोगों के फीडबैक के लिए ये फर्स्ट डेमो क्लास आपके लिए यहां से दिया जा रहा है। आप सभी लोग यहां पे थोड़ा सा अपना एक फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब देखो, यहां पे जब क्या, कहां और कैसे की बात आती है, और जब आप ये बुक जो मेरे सामने है, ये वही बुक है जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और हम ऐसे सारी एनसीईआरटी को क्लास 6 से 12 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। यही हमारा पैटर्न रहेगा। आप लोगों ने अगर प्यार स्नेह दिखाया तो हम पूरा कंप्लीट कराएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे देखो, जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो क्या, कहां, कब और कैसे, तो सोचो क्लास 6 की एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर ये क्यों दिया गया है। तो अगर जैसे मान लो कि अगर हमें मौर्य वंश के बारे में जानना है, तो मौर्य वंश क्या था, कहां स्थापित हुआ, कैसे उसकी खोज हुई, कब वो स्थापित हुआ। तो जब भी हम इतिहास में कोई भी घटनाक्रम देखते हैं, किसी भी राजवंश को हम देखते हैं, तो क्या, कहां, कैसे और कब वहां पे हमें जरूर अप्लाई करना है। ये आपको एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 का, वो आपको पढ़ने का एक तरीका आपको सिखाता है। समझ रहे हो? मैंने आप सभी से कहा था, एक वीडियो मैंने आपसे बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि एनसीईआरटी 2005 के बाद से इस तरीके से लिखी जा रही है कि वो इंटरलिंकिंग प्रोसेस आपको दे पाए। बच्चे आजकल क्या करते हैं, हिस्ट्री का मतलब उनको सिर्फ यही पता होता है कि रटना है। हिस्ट्री रटना नहीं है। हिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हिस्ट्री जब स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो सबसे पहले हम डेट, ईयर्स, इन्हीं सारी चीजों को, राजाओं के नाम को हम सबसे पहले रटना शुरू करते हैं। फिर बाद में हम धीरे धीरे सोचते हैं कि यार कितना सारा ऐसे हम रटेंगे प्राचीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में, आधुनिक इतिहास में। जबकि हिस्ट्री एक नॉवेल की तरह आपको पढ़ना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक कहानी की भांति सबसे पहली रीडिंग में आपको समझना चाहिए, ताकि आप एक जो टॉपिक है उससे दूसरे टॉपिक को इंटरकनेक्ट कर पाए। और ये प्रोसेस हम लोग इस क्लास में सीखेंगे। आपको मेहनत करना पड़ेगा, टेलीग्राम पे डेली टारगेट मिलेगा, आपको पढ़ के आना पड़ेगा, एक बार मेरी साथ पढ़ना पड़ेगा आधे घंटे में, और उसके बाद से आपको हर चैप्टर के लास्ट में जो पढ़ाया जाए, जो लास्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस करना है। यही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप मेंस देंगे तो उस मेंस में आपके लिए काम करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, हूबहू नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये आपके सोचने समझने का तरीका बदलेंगे, सोचने समझने वाला आपको प्राणी बनाएंगे। आइए चलते हैं, और आज का फर्स्ट चैप्टर है। और ये फर्स्ट चैप्टर क्या, पूरी की पूरी एनसीईआरटी बाइलिंगुअल होने वाली है। जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए तो ये क्लास है ही है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं यहां पे अपना फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का। जब भी आप लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का, तो उसमें एक सवाल पूछा गया है। रसीदा अखबार पढ़ रही होती है और रसीदा के मन में एक विचार आता है कि यार आज के 100 साल पहले क्या हुआ होगा। अब रसीदा के मन में जो ये विचार आता है, ये स्वाभाविक सी बात है, ये हमारे भी मन में आता है। अगर हमें, मेरे मन में एक बात आए कि यार कल क्या हुआ था, तो हम पता कर लेंगे। यहां तक कि हम 1 साल पहले क्या हुआ था, अगर हमारे पास अखबार है, कुछ ऐसे क्लिप्स हैं, तो हम उससे पता कर लेंगे। लेकिन अगर आज के 15 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, तो हो सकता है कि हम किसी से पूछें और वो व्यक्ति अगर जिंदा हो तो वो मुझे बता सकता है थोड़ा बहुत उसके बारे में, एक धुंधली तस्वीर। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर हम ये जानना चाहें आज की 100 साल पहले क्या हुआ, तो क्या हम इसे कैसे पता करेंगे? इसे हमारे इतिहासकार और पुरातत्वविद किस तरीके से पता करते हैं?
इसी बात को हम लोग इस पूरे के पूरे फर्स्ट चैप्टर में समझने वाले हैं। आइए थोड़ा सा सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बताते हैं, जो बातें आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चैप्टर को समझने के लिए। सबसे पहले तो बच्चों के मन में एक मिथ्या होती है, एक मतभ्रम होता है, एक डाउट होता है कि इतिहासकार और पुरातत्वविद में लग रहा है कि ये सेम चीज होते हैं, जबकि याद रखना ये दोनों के दोनों अलग होते हैं। इतिहासकार याद रखना लिखित दस्तावेज जो भी पाए जाते हैं, जो भी किताबें पाई गई किसी राजवंश की, जो भी पुस्तकालयों में चीजें रखी गई, पुस्तक रखी गई, धर्म ग्रंथ रखे गए, उसके आधार पे वो इतिहास का वर्णन करते हैं, उसके आधार पे वो इतिहास को पता करते हैं। लेकिन पुरातत्वविद जो होंगे वो जो भी भौतिक अवशेष मिलेंगे, जो भी कौन सा मिलेंगे, भौतिक अवशेष आपको बाहर की तरफ मिलेंगे। जैसे आपने देखा होगा पांडुलिपि, जैसे आपने देखा होगा कोई नर्तकी की मूर्ति मिल गई, जैसे आपने देखा कि कहीं पे कुछ किसी उपज के दाने मिल गए, मतलब कि कहीं पे मृदभांड मिल गया। मतलब कि आपको दो बातें याद रखनी है इतिहासकार और पुरातत्वविद में, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इतिहासकार लिखित साक्ष्य पे ज्यादा फोकस करते हैं, वो उस आधार पे उस घटी हुई अतीत की घटनाओं का वर्णन करके इतिहास बनाते हैं, और पुरातत्वविद जो होते हैं वो जो भी भौतिक अवशेष पाए जाते हैं समय समय उपरांत पे, उसके आधार पे उसका पता करके और फिर आप देखेंगे उसके बारे में पूरा का पूरा नॉलेज देते हैं। जैसे अभी आप लोग आज के चैप्टर में पढ़ोगे पांडुलिपि, ताम्रपत्र क्या होता है, शिलालेख क्या होता है, धातु क्या होते हैं, ये सारी की सारी बातें जो आप देखोगे, मृदभांड क्या होते हैं, जो मूर्तियां मिली, ये सब किसकी देन है, पुरातत्वविद इसको खोजेंगे। समझ गए? दो टर्म्स ये समझ लो सबसे पहले, आप जब पढ़ोगे तो इस चैप्टर में आप फंसोगे। दूसरा बात आपको बताना था, अब यहां पे समझना, दो चीजें समझना। आज थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, कोई नहीं, समझ लेना, बस पढ़ना है सीरियस तो फ्री ऑफ कॉस्ट में समझ लेना। अब देखो, जब आप इस किताब को पढ़ोगे तो बच्चों को, क्लास 6 के बच्चों के लिए किताब लिखी गई है, तो उनको आसान भाषा में समझाने के लिए इसमें जो टर्म्स हैं डेट के, वो ये यूज किए गए 2500 साल पहले, 2600 साल पहले, 4700 साल पहले। लेकिन जैसे ही आप एडवांस किताबों को देखते हो उसमें आपको मिला होगा कि भैया 25 ईसा पूर्व, 436 ईसा पूर्व। अब ये क्या होता है, यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इनको समझिए। जैसे समझना, थोड़ा सा यहां पे आपको समझना है, अभी जो समय चल रहा है वो चल रहा है कितना, 2026। और मान लो कि जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो एक जगह वर्णन किया गया है कि आज के 4700 साल पहले, 4700 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला था। तो अब आपको करना कुछ नहीं होता है, यहां पे बच्चों को आसान बनाने के लिए बस इसको दिया गया है। अब आपको यहां पे कुछ नहीं करना है, 4700 साल जो है इसको आपको बस क्या करना है, यहां पे घटा देना है। मतलब कि देखो, ये तो मैंने उल्टा लिख दिया, ऊपर लिख सकते हो 4700, नीचे लिख सकते हो 2026। जब घटाओगे तो यहां पे आपको 2674 ईसा पूर्व देखने को मिलेगा। अब ये आया कैसे, ये तो एक कैलकुलेशन है जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, ईसा मसीह का जो जन्म था वो पहली शताब्दी में माना जाता है, ठीक है। इस पहली शताब्दी में ईसा मसीह का जन्म माना जाता है, और यहीं से कहा जाता है कि जो समय होगा वो बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, जैसे 1 2 3 4 करते करते आज हम लोग 2026 तक आए। तो आज हम किस एरा में हैं, आप कहोगे एनो डोमिनी, मतलब कि हम किस में हैं बाबू, ईस्वी में हैं। हम लोग कभी भी जो आज के समय में हमें सन लिखना होता था, हम इसमें ईस्वी लिखते हैं। लेकिन जब ईसा मसीह का जन्म से पूर्व के जो समय थे उसमें घटते क्रम में चीजों को स्टार्ट किया गया था। मतलब कि 5 4 3 2 1 इस तरीके से आप समझ सकते हो। मतलब कि जितना कम ईसा पूर्व आपको मिलेगा, जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि 10 ईसा पूर्व, 12 ईसा पूर्व, 15 ईसा पूर्व, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, इसमें सबसे बड़ा है 10 ईसा पूर्व, क्योंकि उस समय पे उल्टे क्रम चला करते थे, सिर्फ उल्टा मान लेना। और ईसा मसीह के जन्म के बाद सीधे क्रम चलना शुरू हो गए, इसीलिए हम लोग इसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। बहुत सारी एडवांस किताबों में आप इस बीसी को बीसीई भी देख लेते हो। बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन एरा, वही से मतलब हुआ। और इस एडी को ए
डीई भी बोला जाता है, एनो डोमिनी एरा, मतलब कि यहां पे ईस्वी की ही बात दोनों ये कर रहे हैं और ये दोनों बात ईसा पूर्व की ही कर रहे हैं, ईसा पूर्व, ठीक ना। अब आपको करना कुछ नहीं है, जब आप इस क्लास 6 के एनसीईआरटी को पढ़ोगे, अब मान लो आपके दिमाग में आया कोई एक ऐसा घटनाक्रम लिखा है कि यार 2600 साल पहले, 2600 साल पहले, तो अब इसमें तो हम पता कर नहीं पाएंगे कि वो कौन सा ईसा पूर्व है। करना कुछ नहीं है, 2026 को माइनस कर देना, जितना आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, ईसा पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका ईसा पूर्व। अब आओ जाओ घटा करके हम लोग देख लेते हैं। यहां पे मान लो कि 10 में से 6 गया, 4 बचा, 9 में से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 बचा, यहां पे 5 बचा, मतलब कि 574 ईसा पूर्व की बात कर रहा है कौन, ये जो 2600 वर्ष पहले की बात लिखा हुआ है। इसी तरीके से मान लो सपोज दैट कोई और घटना है और वो घटना है मान लो कि 4000 वर्ष पहले आपको इस बुक में देखने को मिला कि 4000 वर्ष पहले ये बात हुई थी। तो आज हम वर्तमान कब हैं, 2026 में, तो हम सीधे 2026 में माइनस करेंगे, जितना आएगा उतना ईसा पूर्व आप कहोगे कि यह घटनाक्रम हुआ है। मतलब कि अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस किताब में जो ये टर्म्स यूज किए गए हैं 200 वर्ष पहले, उसको आप ईसा पूर्व में निकाल पाओगे। जैसे 200 वर्ष पूर्व दिया, कुछ नहीं करना है, 2026 में से 200 को बस घटा देना, जितना आएगा वो उसको कह सकते हो कि उतने ईसे पूर्व में, ठीक ना। तो ये बहुत लेंदी नहीं कर रहा हूं, इसको समझ लेना। ये एक कॉन्सेप्ट आपको इस बुक में लास्ट में दिया गया है इस चैप्टर के, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां पे समझ गए होंगे। अब आ जाओ थोड़ा सा, जब आप इस बुक को पढ़ोगे, इस चैप्टर को पढ़ोगे, तो यहां पे जो आज हम लोग इंडिया, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, जम्बू द्वीपे, ये जो हम नाम पढ़ते हैं, ये नाम आए कहां से, ये नाम कैसे आए, किस तरीके से डेवलप हुए, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखो जो इंडिया नाम था, इंडिया, तो अगर आप खास करके ऋग्वेद में देखोगे, संस्कृत में, ठीक है, सॉरी ऋग्वेद में नहीं, अभी हटा दो ऋग्वेद नहीं, इंडिया जो है ये हमारे वेदों और ग्रंथों के आधार पर यह कहा गया कि जो सिंधु नदी हुआ करती थी, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना मानचित्र भारत का, यहां पे आपने देखा कि तिब्बत से सिंधु नदी निकल रही है, ऐसे भारत पाकिस्तान के बॉर्डर होते हुए और पाकिस्तान में अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। मतलब कि इधर की तरफ से जो भी आप देखेंगे क्षेत्र के लोग आते थे, वो इस सिंधु नदी को क्रॉस करके तब भारत में प्रवेश करते थे। ऐसा हमारे वेदों और ग्रंथों में लिखा गया है, संस्कृत में दिया गया है कि सिंधु नदी को ही कभी इंडिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था, इंडिया बोला जाता था। लेकिन बाद में चल करके आप देखेंगे कि जब फारसी लोग इस साइड से अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो आप देख रहे हो, ईरान वगैरह देख रहे हो, जब उधर पश्चिम से पूर्व की तरफ खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, कुर्रम दर्रा पार करके स्थलीय रास्ते से जब भारत की तरफ आए, तो ऐसे में फारसी प्रभाव में क्या होता है, हर जगह के लैंग्वेज में कुछ न कुछ शब्दों में अंतर होता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि अभी एक रील्स बड़ा वायरल हो रहा था कि उत्तर भारत में एक शब्द होता है जिसको आप कहेंगे, उसका मींस गलत मानते हैं, लेकिन साउथ के भारत में उसी शब्द का मतलब होता है कि भगवान को बुलाया जा रहा है। तो ऐसे ही आप देखेंगे जो फारसी प्रभाव, जब फारस के लोग इधर व्यापार वगैरह करने या आक्रमण की दृष्टि से जब इधर पूर्व की तरफ बढ़े स्थलीय रास्तों से, तो उनके लैंग्वेज में स के जगह पे आप देखेंगे ह का प्रयोग किया जाता था। और ऐसे में पहले से ही हमारे वेदों और ग्रंथों में सिंधु नदी को यहां पे सिंधु कहा जाता था, ठीक है। अब जब सिंधु कहा जाता था उसको, तो इन लोगों ने इसको हिंदू कहना शुरू कर दिया, मतलब कि स का उच्चारण ह करते थे ये, तो इनको सिंधु न कह के, सिंधु नदी न कह करके ये फारसी प्रभाव के लोग हिंदू नदी या हिंदूस नदी कहा करते थे। क्लियर। बाद में चल करके आप देखेंगे जब इधर ही से यूनानी और ग्रीक लोग भारत की तरफ अग्रसर हुए, तो वहां से इन लोगों ने इसी का नाम, जो भारत में इस साइड के एरिया हैं, इनको इंडिया शब्द से कहना संबोधित किया। तो यहां से ये इंडिया नाम आया, निकला। बस इसके बारे में आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बस थोड़ा सा इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा चीजों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो ओके, आगे बढ़ो। भारत की बात अगर हम करते हैं
भारत जो आज हम कहते हैं हमारा प्यारा भारत देश, तो भारत नाम कहां से आया पहले, अब समझना, फिर हम कहानी पे आएंगे, चैप्टर हम फिर शुरू करेंगे, चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं, इसके टर्मिनोलॉजी को हम समझा रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में समस्या ना आए, यही सारे टर्मिनोलॉजी पे काम करना है। अब देखो क्लास 6 की एनसीईआरटी है, तो क्लास 6 के बच्चों के आधार पे लिखी गई है, तो इसको बहुत सारे लोग कहेंगे अरे यार पिद्दी सा क्या पढ़ें, नहीं, यहीं से कनेक्टिविटी बनेगी, तब आप जैसे ही 12th तक जाओगे आप कहोगे वाह मजा आ गया, पूरी हिस्ट्री तो एकदम सफा, एकदम पूरा का पूरा मजा आ गया, याद हो गई मुझे कहानी की तरह। तब आप ये वाला कहानी नहीं कहोगे कि हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा सुबह को सफा, ये वाली कहानी तब नहीं कहोगे, ये केवल और केवल ये कहानी वही कहेंगे रटने वाले बच्चे। अब देखो भारत नाम कैसे पड़ा इसके बारे में सोचना। अभी आप इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हो कि जहां पे भी नदियां होंगी, जैसे नर्मदा नदी, अन्य आपकी नदियां होंगी, वहीं पे जैसे सिंधु नदी, नदियों के किनारे ही मानव सभ्यता विकसित हुई। तो जब नदियों के किनारे मानव सभ्यता विकसित हुई तो क्यों हुई भाई, यह भी तो मन में सवाल आना चाहिए। भाई स्वाभाविक सी बात है कि पृथ्वी कभी आग का गोला थी, और जब धीरे 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 ठंडा हुई तो इस पे कुछ प्राणियों ने जन्म लिया, और वो कार्बन चक्र को आप लोगों ने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा कि उनको कार्बन चक्र के नाते ऑक्सीजन को आप देखेंगे जरूरत पड़ी, और प्रकाश संश्लेषण करके पौधे धीरे 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 वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित करते चले गए, और जब प्राणी का जन्म हुआ तो वो उसी ऑक्सीजन को खींच करके उसकी जीवनदायिनी गैस उसकी बन गई, वो जीवित रहा, और आज भी हम उसी से जीवित हैं। अभी ऑक्सीजन खत्म कर दिया जाए तो क्या आप और हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं, हम श्वास ही नहीं ले पाएंगे, हम एक तरीके से दम घुट जाएगा, हम मर जाएंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जब पृथ्वी पे मानव पहली बार आया, आदि मानव, तो नदियों को अपना घर बनाया। नदियों को अपना घर क्यों बनाया? नदियों को इसलिए अपना घर बनाया, पानी के पीने के लिए पानी मिल जाता था, जल मिल जाता था, बड़े बड़े पत्थर मिल जाते थे जिससे वो जंगली जानवरों का शिकार करके उनको भोजन के रूप में प्रयोग करता था, पेड़ों के फलों को तोड़ता था। फिर आप देखेंगे इन्हीं पत्थरों के किनारे आपने देखा होगा कुछ गुफाएं वगैरह रहती थी नदियों के किनारे, उन गुफाओं में अपना वो निवास करता था, रुकता था। इन्हीं पत्थरों से वो जंगली जानवरों से बचाव करता था। फिर आप देखेंगे जैसे जैसे पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सब प्रगति हुई तो धीरे 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 मानव के दिमाग खुलने शुरू हुए। मानव ने इसी गोल पत्थर से औजार बनाना शुरू कर दिया, जिसे चीड़ फाड़ करने वाला, तीर बना लिया। तो ये धीरे धीरे एक समय अंतराल वाली परंपरा रही। अब उसके बाद से जब मानव इस हद तक पहुंच गया कि अब वो उन पत्थरों से औजार बनाने लगा, तो आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा इस बुक में और आपने किताबों में पढ़ा होगा कि सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाए गए, इनकी खेती की गई। क्यों की गई खेती यार, कभी आपने सोचा? गेहूं और जौ जो होते थे वो जंगली फल के रूप में गिने जाते हैं, और उनको आप जंगलों में अक्सर उगते हुए देख लोगे। मतलब कि कहीं जंगलों में उगे होंगे, मानव वहां गया होगा, उसके बीजों को खाया होगा, खा करके देखा होगा भाई पेट भर रहा है, लंबे समय तक 4 घंटा 5 घंटा तक हमें खाने की जरूरत नहीं पड़ रही है कुछ भी, तो फिर उनके बीजों को उसने इकट्ठा किया होगा और सीधा छींटता गया होगा। कहां पे? जमीन पे। और जमीन पे छींटता होगा तो कुछ बीज मर जाते होंगे, अधिकतर बीज, कुछ बीज उपज जाते होंगे, तो यहां से खेती करना शुरू किया। मतलब अब मानव आप देखेंगे अस्थाई जीवन की तरफ बढ़ रहा है। जो पशु उनके लिए उपयोगी थे, गाय थी और भी जो अन्य जानवर थे, जैसे कुत्ता था, कुत्ता आज भी लोग घर में रखते हैं ताकि वो सुरक्षा कर सके उस घर की। कोई बाहर की व्यक्ति, चोर आए, कोई भी आए तो उससे जागरूक कर सके अपने मालिक को। तो ऐसे में लोगों ने कुत्ता भी पालना शुरू कर दिया। मतलब लोग आप देख रहे हो धीरे 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 पशुपालन की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब कि पशुपालन का कारण क्या है? कुछ ऐसे जानवर पाल रहे हैं, मुर्गी बकरी, जिसको वो भोजन के रूप में देख रहे हैं। कुछ ऐसे जानवर वो पाल रहे हैं जिसको अपने सुरक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं। तो कहने का मतलब जब ये खेती आया और जब ये पशुपालन आया, अस्थायित्व जीवन का विकास हुआ। धीरे धीरे मानव में अस्थायित्व आया। भाई अब एक दिन में तो जौ और गेहूं उपज नहीं जाएगा, समय लगेगा, तो वहां मानव को रुकना पड़ता था। रुकते रुकते वहीं पे बगल में घर बना लिया तो रुकने लगा, अस्थायी जीवन हुआ।
जब यही प्रक्रिया आगे की तरफ बढ़ी और मानव की बुद्धि और खुली, तो फिर अब मान लो कि 10 लोग रह रहे हैं और इन्हीं 10 लोगों में एक व्यक्ति राजा बन जाता था, अपने आप को जो शक्तिशाली रहता था उन ग्रुप में 10 लोगों में, उसको राजा मान लेते थे उस गांव के लोग, और वो राजा बनता था, बाकी लोग उसकी सेना में शामिल होकर के जाते थे और दूसरे किसी अस्थाई बस्ती से चीजों को लूट करके लाते थे। अब ऐसे में वो क्या लूटेंगे, अपने दिमाग में क्लिक करो, ये सारा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, अभी कनेक्ट करूंगा, यहां ध्यान रखना, इसमें सोचा फालतू कहानी सुना रहा हूं, मैं फालतू का बकवास क्लास में नहीं करूंगा, कोई भी करना पसंद कहीं नहीं करता हूं। अब देखो, ये दूसरे जगह जाएंगे तो क्या लूट करके लाएंगे, पशु लूट के लाएंगे, उपज लूट के लाएंगे, क्योंकि इनको इस समय पे वही जरूरत है भाई, जो हमें जरूरत होगी अपने जीवन जीने के लिए, हम वही चीजें लूटेंगे, हम फालतू की चीजें क्यों लूट करके लाएंगे। अब ये वहां से पशु और जो उपज थी वो लूट करके लाए, तो ये आपस में बांट लिया करते थे, और फिर धीरे 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 यही समय अनुसार आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में आपको राजा का एक टर्म्स दिखाई देता है, जो आगे चल करके आप देखेंगे एक महान शासक के रूप में भी बनता है, सम्राट, राजा, चक्रवर्ती, इस तरीके के आप शब्द पढ़ेंगे। तो राजा कहां से ये आया, इसको देखना। महाजनपद काल में अब यही राजा अपने किले गिरवाने लगा, पहले नहीं होता था, पहले वो नॉर्मल गांव में सभी लोगों के साथ ही रहता था, समझ रहे हैं बात को। बाद में इसका ओहदा बढ़ता चला गया, इसका लेवल बढ़ता चला गया, इसको ये अपने आप को कैटेगराइज करना शुरू कर दिया, अपने आप को महलों में दिखाना शुरू कर दिया। महाजनपद काल आएगा तो मैं बताऊंगा। उसी तरीके के भरत नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिनका कबीले का नाम था भरत कबीला, और इसी आधार पे याद रखिएगा हमारे भारत का नाम इन्हीं भरत के आधार पे भारत रखा गया। इन्हीं जो भरत राजा थे, इन्हीं के नाम के आधार पे हम आज भारत बोलते हैं। भारतवर्ष क्या हुआ, अब देखो जो आप भारतवर्ष पढ़ते हो, ये भारतवर्ष कैसे आया इसको समझना। विष्णु पुराण और महाभारत के अनुसार, ये अनुसार है, यहां पे कहा गया है कि भाई ये आपका हिंद महासागर था, पूरा का पूरा हिंद महासागर का ही तो पार्ट है, फिर हम लोग बाद में कहते हैं ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है। तो विष्णु पुराण और महाभारत में कहा गया कि ये जो हमारा हिमालय है, इस हिमालय के दक्षिण, तो दक्षिण कौन सा है, ये देखो मानचित्र पे उत्तर दक्षिण कैसे जानोगे, ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, इधर वाला पूरब राइट साइड वाला, और इधर वाला क्या हो गया बाबू, पश्चिम हो गया। तो हिमालय से दक्षिण और समुद्र से उत्तर, ये जो बीच का पूरा क्षेत्र है, इसको विष्णु पुराण और महाभारत के आधार पे कहा गया भारतवर्ष। भारतवर्ष मतलब कि भारतवर्ष का मतलब यह हुआ कि ये जो कभी राजा भरत हुआ करते थे, इन्हीं भरत की संतान, इन्हीं भरत की संतान, और उसका नाम क्या करा गया, भारतवर्ष। क्लियर, आगे बढ़ो। हिंदुस्तान जो नाम देखते हो ये कहां से आया, इसको समझो। देखो जब मध्यकाल आप पढ़ोगे और दिल्ली सल्तनत के 5 वंश आप पढ़ोगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, और मुगल पाल पढ़ोगे, तो 11वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान आप देखोगे जो ये क्षेत्र था भारत का, इसको हिंदुस्तान संज्ञा से ये शासक बुलाने लगे और हिंदुस्तान शब्द कहने लगे। मतलब कि जब एशियाई मुस्लिम शासक, फारसी प्रभाव पड़ा भारत में, तो उसके कारण आप देखेंगे भारत के उस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। अब देखो जम्बू द्वीपे कैसे कहते हैं, जम्बू द्वीपे मतलब कि हिमालय पे जामुन के पेड़ों की संख्या ज्यादा थी, इसीलिए इसको जम्बू का मतलब होता है जामुन, जम्बू द्वीपे बोला गया कि पूरा का पूरा ये जामुनों का द्वीप है, जम्बू द्वीपे है। तो ये नाम के बारे में थोड़ा सा आपको हल्का सा जानकारी रखना था, थोड़ा जानते रहो कि कहां से ये नाम आया, क्यों आया, कैसे आया। बहुत फालतू के पचड़ों में नहीं पढ़ना, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन एक समझ पढ़ो, एक समझ। अभी मैंने आपसे कहा क्या, कहां, क्यों और कैसे, एक टर्म समझो आप। अब आओ चलते हैं और चैप्टर पे हम लोग शुरू करते हैं, और इसका समरी पॉइंट्स आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, देखना। अब देखो यहां कह रहा है कि आरंभिक लोग, आपसे यहां पे क्या कहा जा रहा है, आरंभिक लोग और उनके निवास स्थान। जब मानव आया तो वो कहां रहता था, इसके बारे में देखो। नर्मदा नदी का जिक्र किया गया है, आप अपने मानचित्र में देखना,
आप अपने जब बुक को पढ़ोगे, जब मैं ये पीडीएफ दूंगा तो आप देखना यहां पे आपको मानचित्र बना के समझाया गया है। ये नर्मदा नदी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। नर्मदा नदी जो आप देखोगे यहां पे कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तटों पर रह रहे थे और वे कुशल संग्राहक थे और आखेटक थे। मतलब कि सबसे पहले मानव सभ्यता का पता चला है और वो पता कहां चला है? नर्मदा नदी के तट पे। अब यहां टर्म्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। कुशल संग्राहक मतलब कि जो जंगलों से अपने उपयोगी चीजों को क्या करते थे? इकट्ठा करते थे। और आखेटक का मतलब यह होता है शिकारी। मतलब कि आपने देखा कि सबसे पहले मानव का उत्पत्ति नर्मदा नदी पर देखा गया। तो अभी मैंने आपको पीछे एक कहानी बताया, कनेक्ट करिएगा कि भाई स्वाभाविक सी बात है, मानव जब नदियों के किनारे बसेगा और शुरू में उसके पास कुछ नहीं होगा तो वो जंगलों से अपने लिए कंद फूल वगैरह अपने लिए खाने की इकट्ठा करेगा। कुछ आखेटक होंगे जो पत्थरों से ही शिकार करेंगे, कुछ जानवरों को मारेंगे, उनको वो खाएंगे। तो वही बातें यहां पे दी गई हैं। तो कुशल संग्राहक और आखेटक का मतलब समझ गए। अभी जब हम मध्यकाल तक पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारे राजा, जो जनजाति आप देखते हो ना, इन जनजातियों से जो आज भी जंगलों में रहते थे उस समय भी, उनसे वो जंगलों के कुछ औषधियां, जंगलों के कुछ कीमती फल वो वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा लेते थे। मतलब उनको जो जरूरत की चीज हो राजा भिजवा देते थे, और शहद हो गया, फल फूल हो गया, वो उधर से राजा को वो भिजवा देते थे। या अच्छे किस्म के किसी जानवर का शिकार करके जिसको खाया जाता उसको भिजवा देते थे। ये आगे आप पढ़ोगे तो एक पॉइंट आपको ये दिया गया है नर्मदा नदी के बारे में। बाकी जो इंग्लिश वाले होंगे वो देख लेंगे। दूसरा पॉइंट जिक्र किया गया है सुलेमान और किरथर की पहाड़ी, जो कि उत्तर पश्चिम में, मतलब कि जो आज आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला रीजन है, इसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। सुलेमान और किरथर की पहाड़ी के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है। कहा जा रहा है कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व, अब देखो इस 8000 वर्ष पूर्व को आपको कैसे जानना है? कुछ नहीं करना है। 8000 में से आपको सीधा 2026 को घटा देना है। जितना आएगा वही आपका ईसा पूर्व में हो जाएगा कि इतने ईसा पूर्व की ये बात कह रहा है। ये बच्चों के लिए लिखा गया है 8000 वर्ष पूर्व, क्योंकि ईसा पूर्व में बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। 8000 ईसा पूर्व यहां की स्त्रियों पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। मतलब कि जो आज आप सिंधु के आगे की तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रीजन देख रहे हो, वहां पे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां आपको आपके बुक में फर्स्ट चैप्टर में मानचित्र में दिया गया है। वहां पे आपको 8000 वर्ष पहले गेहूं और जौ की खेती देखने को मिली। मतलब कि खेती सबसे पहले कहां देखने को मिली और किस किस फसल की? गेहूं और जौ की। कहां? तो मतलब कि भारत के उत्तर पश्चिम में। किधर? भारत के उत्तर पश्चिम में। अब मैंने आपको बताया कि क्यों गेहूं और जौ ही देखने को मिला, क्यों नहीं कोई और फसलें मिली? क्योंकि ये जंगली फसल होते थे। ये जंगलों में अधिकतर आप देखेंगे न भी बो तो भी इनको आप पा जाएंगे। आज भी अगर आप जंगलों में जाएंगे तो गेहूं और जौ की जो किस्म है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये एक क्लियर रखना। तीसरी पॉइंट आपको कहा गया पशुपालन। इसी क्षेत्र में लोगों ने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि भाई जब हम अस्थाई कहीं रहेंगे, अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, रूम लेते हैं, तो वहां पे हम अपनी सुविधा की दृष्टि से अपने खाने पीने के इंतजाम भी करते हैं। तो जहां पे भी आप देखेंगे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों की तरफ, जहां आपको 8000 साल पहले आज से गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना लोगों ने शुरू किया, तो लोग जब वहां घर बनाएंगे तो अपनी सुरक्षा के लिए कुत्ता भी रखेंगे, गाय भी रखेंगे जिससे दूध दही मिल जाएगा, ऐसे बकरी और मुर्गियों को भी रखेंगे जिससे जो उनके खाने योग्य हो। समझ रहे हैं बात को? तो जहां पे अस्थाई कृषि होगी, अस्थाई बसाव होगा, वहां पे आपको पशुपालन भी देखने को मिलेगा। तो अब आप कनेक्ट करो कि सुलेमान और किरथर जो आज आप देख रहे हो क्षेत्र, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक का क्षेत्र भारत का था। वहां पे कभी गेहूं और जौ की खेती होती थी। सबसे पहले वहीं पे पशुपालन भी देखा गया, खेती भी देखी गई। लेकिन मानव का सबसे पहला बसाव आपको देखने को कहां मिलेगा? भारत के नर्मदा नदी के तटों पे देखने को मिलेगा। क्लियर रखना, ये आपको 3 चीजें मैंने आपको बताया।
अब अगला पॉइंट देखो, आप जब इस बुक को चैप्टर को पढ़ोगे तो गारो पहाड़ियां वो विंध्य पहाड़ियां। अब देखो यहां पे जब आप भारत का मानचित्र देखते हो तो ये देखो विंध्य पर्वत है, और इधर जो गारो खासी जयंतियां मेघालय में आप देखते हो पहाड़ियां, तो उनमें गारो पहाड़ियों की बात कर रहा है। कह रहा है इस चैप्टर में कि ये अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि गेहूं और जौ की खेती, अब देखो आपको यहां कुछ नहीं याद करना है, कुछ भी बाबू नहीं याद करना है। अब देखो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, बाकी आप मानचित्र ये देखोगे ही देखोगे। यहां पे आप देखना, इतिहास पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, अच्छे से समझ लो। अब यहां देखो आपसे कोई कहे कि चावल और जौ का, सॉरी गेहूं और जौ की खेती, तो आप कहोगे अच्छा जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले यहीं पर देखने को मिला था। कब मिला था? 8000 साल पहले। ईसा पूर्व में पूछे 8000 में से 2026 घटा देना, ईसा पूर्व बता देना। लेकिन चावल की जब बात करेगा तो आप कहोगे अच्छा भारत के बीचों बीच विंध्य था और यहां पे आपका मेघालय, ठीक है। इस रेंज में आपको देखने को मिला था क्या? कृषि भी। और जब इस रेंज में कृषि आपको देखने को मिला तो विंध्य के आप देखेंगे, आपसे कहा जा रहा है उत्तर में आपको चावल की खेती मिली। जैसे आप लोग जब पढ़ते हो चावल के लिए तो आप लोग देखते हो ना कि इलाहाबाद के पास एक बेलन घाटी थी, और इसी बेलन नदी के तट पर आप देखेंगे कोल्डिहवा, जहां पे चावल की खेती आपको देखने को मिलती है। आप एडवांस किताबों में पढ़ते हैं। फिर आप एक जगह पढ़ते हैं जिसको अब माना जाता है चावल की खेती के लिए, संत कबीर नगर गोरखपुर के पास है, लहुरा देव वहां एक जगह है, वो भी चावल की खेती के लिए उस समय जाना जाता था, उस टाइम पीरियड पे। अब आप देखो ये विंध्य के उत्तर में ही चावल क्यों मिला और यहां पे क्या चावल क्यों नहीं मिला? ये भी सोचने वाली बात है कि भाई जो ये उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां थी, यहां चावल काहे नहीं मिला? तो यहां आप देखोगे पथरीले जगह थे, यहां पे नदियों का दुआब क्षेत्र नहीं था। लेकिन जो विंध्य के उत्तर में देखोगे तो ये गंगा यमुना, ये सब नदियां हैं, इनका दुआब क्षेत्र हुआ करता था। और दुआब क्षेत्र मतलब कि चावल के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, चावल की खेती के लिए। इस वजह से मेरे प्यारे भाई इलाहाबाद का जो ये क्षेत्र आप देखेंगे कोल्डिहवा, जो बेलन नदी के किनारे था, और संत कबीर नगर का जो क्षेत्र आप देखेंगे लहुरा देव, यहां पे आपको चावल की कृषि मिलेगी, यहां नहीं मिलेगी। अभी मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आप किसी बच्चे से बस सीधा पूछना कि बाबू बताओ गेहूं और जौ की खेती कहां की गई, अरे भाई लो फलाना फलाना बता दिए, चावल का अरे कोल्डियावा लहुरा देव कहां कहां है बता देगा। लेकिन ये पूछ के देखना कि काहे चावल यहीं मिला, काहे नहीं यहां मिला, और काहे गेहूं और जौ यहीं मिला, यहां काहे नहीं मिला। अब तो हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा ना भाई, अब तो हम बहुत जानकार हो गए हैं। लेकिन उस समय के आधार पर देखें तो आप कहेंगे कि यहां पे नदियों का दुआब क्षेत्र हुआ करता था और चावल के लिए अत्यधिक पानी की जरूरत है, इसी वजह से चावल को आप विंध्य के उत्तर में चावल उपज देखते हुए देखने को आपको मिलेगा। क्लियर? ओके। आगे देखो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के बारे में इस चैप्टर में वर्णन किया गया है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर भी फले फूले। तो नदियों के किनारे क्यों फले फूलेंगे, ये बस कॉन्सेप्ट आपको रखना है, क्योंकि भाई उनको वहां जल मिल जाएगा, नदियों से मछलियां मिल जाएंगी, नदियों के किनारे जंगल हैं, वहां से फल मिल जाएंगे, पत्थर मिल जाएंगे हथियार बनाने के लिए, इस वजह से यहां पे फले फूलेगा नगर। तो वही आप लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको आप लोग कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता। तांबा और टीन का प्रयोग ज्यादा करते थे, इस वजह से उसी से कांसा बनाते थे, तो कांस्य युगीन सभ्यता कहते थे। तो ये एक बस आपको थोड़ा थोड़ा चीजों को बस टच कराया गया है कि आप चीजों को बस समझने लायक हो। इसे बहुत कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये पीछे का चैप्टर जो होगा वो कनेक्ट करेगा, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। इसलिए इस कहानी को सुनना। गंगा व सोन नदी का क्षेत्र देखो लगभग 2500 वर्ष पूर्व। अब इसको ईसा पूर्व में ज्ञात करना है, 2026 में से 2500 घटा दो, जितना आएगा ईसा पूर्व हो गया। 2500 ईसा पूर्व गंगा के दक्षिण में मगध नाम का एक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हुआ। अब देखो गंगा और सोन का क्षेत्र थोड़ा सा आपको यहां पे देखना है, थोड़ा सा समझना है। जो आज आप बिहार देख रहे हो, कभी वह बिहार कुछ बड़ा हुआ करता था, झारखंड भी उसका हिस्सा था, छत्तीसगढ़ भी उसका हिस्सा था। ऐसे में अगर हम बिहार को देखें तो हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। बिहार में अगर आप महाजनपद देखोगे तो ऊपर कौन सा था? वज्जी था।
इधर की तरफ आप देखोगे यहां पे मगध डेवलप हुआ और यहां पे अंग। 16 महाजनपदों में ये मगध ही इतना डेवलप क्यों हो पाया? अगर हम मानचित्र देखें तो यहां से गंगा नदी ऊपर से आ रही है, यूपी होते हुए बिहार में प्रवेश की, तो ये गंगा नदी, गंगा की एक सहायक नदी जो यहां पे जा रही है जिसका नाम है सोन नदी। ये क्या है? गंगा नदी, और ये नीचे वाली नदी सोन नदी। और इसी गंगा और सोन नदी का ये दुआब क्षेत्र हुआ करता था, और इसी पे आपको देखने को मिलेगा क्या मेरे प्यारे भाई? मगध एम्पायर। मगध, मगध था ये। और इसकी भौगोलिक कंडीशन ऐसी थी, इस किताब में आपको दिया गया है फर्स्ट चैप्टर में, जिसके कारण इन 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ था। अब बहुत सारे बच्चों से आप पूछ लो, 16 महाजनपद रटे हैं, राजधानी रटी है, कौन कौन राजा क्या क्या हुआ, सब बता देंगे, लेकिन पूछो कहां 16 महाजनपदों में मगध ही सबसे ज्यादा डेवलप हो पाया? तो जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ा है, कनेक्टिविटी बनाया है, वही कर पाएगा मेरे भाई। 1.5 साल लगातार इस पर मेहनत किया हूं फ्री ऑफ कॉस्ट में। याद रखना, कभी कभी फ्री में कोई भी कुछ चीजें देने पे वैल्यू घट जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो यार जितना पढ़ सकते हो। मैंने हमेशा कहा है जितना लाभ उठाना उठा लेना, जो मेहनत किया हूं वो सारा मेहनत का निचोड़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूं। अलग मैटर है आपसे लाइक नहीं होता है, आपसे एक कमेंट नहीं होता, वो अलग मैटर है। वो अलग मैटर है कि हमारे वीडियो पे बहुत ज्यादा रीच नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग मैटर है। 10 ही बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं, वो उनका भला हो जाएगा, वो शायद मुझे याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो गंगा और सोन का दुआब क्षेत्र, तो इस मगध वाले क्षेत्र पे आपको बड़े बड़े जंगल देखने को मिलते थे। इस मगध वाले क्षेत्र पे आपको नदियों का रास्ता था, तो यातायात सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी। इस मगध वाले क्षेत्र पे आप देखोगे तो दुआब क्षेत्र है, तो उपज अच्छी होगी, और जब उपज अच्छी होगी तो यहां पे कौन नहीं बसना चाहेगा? मतलब कि इस मगध महाजनपद को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए वहां की भौगोलिक कंडीशन थी। अगर यह भौगोलिक कंडीशन यहां पे होती तो अंग शायद सबसे शक्तिशाली आज हम पढ़ते, यहां पे होती तो हम वज्जी को पढ़ते, या किसी और महाजनपद पे होती तो हम उसको पढ़ते शक्तिशाली। लेकिन यह भौगोलिक स्थिति मिली मगध को, जिसको कहते हैं गॉड गिफ्टेड। मतलब कि जब यहां बड़े बड़े जंगल होंगे तो जो भी साम्राज्य स्थापित होगा और राजा को इन जंगलों से हाथियां मिल जाएंगी, जंगलों से लकड़ियां मिल जाएंगी अच्छे किस्म की, इन जंगलों के नीचे दबे हुए खनिज संसाधन मिल जाएंगे जिनका प्रयोग वो अपने अस्त्र शस्त्र बनाने में करेगा। इन गंगा और सोन के दुआब क्षेत्र में उपज अच्छी मिल जाएगी, जिससे उस राजा के सैनिकों को खाने के लिए उपज अच्छी मिल जाएगी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का ये प्रयोग कर सकते हैं, समझ रहे हो? हाथियों का प्रयोग कर सकते हैं, जंगलों से प्राप्त हाथियों का युद्ध में रथ बना सकते हैं। ये इतनी सारे टर्म्स कंडीशन यहां जब मिल रहे हैं तो मगध क्यों नहीं डेवलप होगा? मगध क्यों नहीं शक्तिशाली होगा भाई? सोचो कभी आप, जब आपको सारी चीजें गॉड गिफ्टेड मिल गई तो यहां थोड़ा सा भी अगर मेहनत कर दिया, राजा दिमाग लगा दिया, तो वो शक्तिशाली है। उस टाइम पीरियड के बारे में सोचना, आज के समय में हटा दो। इसीलिए आपको यहां पे हर्यक वंश, मौर्य वंश, ऐसे बड़े बड़े महान शासक आपको यहां पे उस वंश के देखने को मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का आप देखेंगे क्षेत्र भी यहां पे देखने को मिलता है, मौर्य वंश भी यहीं स्थापित होगा। इसीलिए इस मगध महाजनपद पे आप जब देखोगे तो जब आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ते हो, देखो कनेक्टिविटी बना रहा हूं, कनेक्ट करना चीजों को। आप आर्ट एंड कल्चर आप जब पढ़ोगे तो कहा जाता है कि मौर्य काल के जो भी राजा के महल हुआ करते थे वो लकड़ियों के होते थे। क्यों? हमारे पास जो आसानी से अवेलेबल होगा हम उसी से तो बनाएंगे ना चीजें। लकड़ियां जंगलों में पर्याप्त थी, कटवाए, बढ़िया लकड़ियों का महल बनवा दिए, ईंटों की चिनाई करवा दिए, थोड़ा उसको बढ़िया से उसको आकृतियां बनवा दिए। तो इसीलिए आप देखेंगे साथियों, आप पढ़ते हो ना मौर्य काल, तो आप कहते हो कि मौर्य काल या जो भी मगध महाजनपद पे जो भी साम्राज्य स्थापित हुए वहां पे आपको जो भी महल मिलेंगे वो लकड़ियों के बने मिलेंगे। अब आपसे इतने सारे क्वेश्चन का कोई पूछ देगा क्यों, तो मैं ये वादा करता हूं कि आप जवाब दे पाओगे। अब आप रट नहीं रहे हो, अब आप समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि जंगल थी। क्यों यहां मगध पे सबसे ज्यादा उपज होता था? काहे नहीं यहां होता था? गंगा सोन का दुआब क्षेत्र था। क्यों यहां का शक्तिशाली था? जंगल था, जंगलों से बढ़िया बढ़िया खनिज संसाधन मिल जाते थे जिनका उपयोग हथियारों में करता था, हाथियां मिल जाती थी, लकड़ी मिल जाते थे, रथ बनवा लेता था।
क्यों यहां ये शक्तिशाली था? क्योंकि इसकी सेना अगर 1 लाख भी है इस राजा के पास, तो अपने सेना को खाने के उसके लाले नहीं पड़े रहते थे, उपज अच्छी होती थी, गंगा सोन का दोआब क्षेत्र था। तो अब देखो, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको फटाफट से दे दिया। अभी आप यहां पे इस लाइन को पढ़ते, बहुत सारे बच्चे पढ़ करके भाग जाते आगे, इस बात को समझ में नहीं करते। यही बात आपसे मेंस में पूछ लिया जाए अगर, कि मौर्य वंश का इतना शक्तिशाली, चंद्रगुप्त मौर्य का बनने का कारणों को स्पष्ट करिए, तो क्या उसमें ये एक कारण आप नहीं दिखाते? आप खुद सोचो, आप खुद सोचना। तो आप अगर देखो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको पढ़ना है, तो आप यहां से पढ़ सकते हो। अब आ जाओ, थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लो। मैं साथ ही साथ आपको एक एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस भी कराते चलूंगा। एक क्वेश्चन देखना, कहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोग कुशल संग्राहक तथा आखेटक थे। दूसरा कह रहा है कि भारत में सबसे पहले चावल विंध्य पहाड़ियों के दक्षिण में उपजाया गया। और कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होंगे वो यहां पे आंसर इंग्लिश में देख करके देंगे। तो अब यहां पे देखो, नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक जो मानव थे, वो अभी आपने पीछे पढ़ा चैप्टर में, कुशल संग्राहक मतलब कि जंगलों से फल फूल इकट्ठा करते थे, शिकारी थे, आखेटक जिनको आप कह सकते हैं। तो बात तो सही है, लेकिन भारत में सबसे पहले चावल, तो अभी आप कहोगे अरे गुरुजी विंध्य पर्वत मतलब हाई वाला विंध्याचल, इसके उत्तर में हुआ ना, कोल्डियावा लहुरा उरा देव में देखने को मिला, तो ये तो दक्षिण में कह रहा है, दूसरा का गलत है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर? नया क्वेश्चन यहीं से बना दिया हूं, प्रैक्टिस भी करना ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़ो। थोड़ा सा आज की क्लास स्लो हो सकती है, डेमो क्लास है थोड़ा सा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे आज की क्लास 1 घंटे की हो जाएगी। बाकी क्लास हम सोचेंगे कि थोड़ा कम में ही कराएं, लेकिन समझाना है तो समझाने में थोड़ा सा समय लगता है, समझिएगा। अब देखो, यहां पे हमारे देश का नाम इंडिया तथा भारत कैसे पढ़ा, इसके बारे में मैंने समझा दिया, बस फटाफट से पढ़ लेते हैं। देखो, इंडिया शब्द का उद्गम, इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला, सिंधु नदी का इंग्लिश नाम इंडस, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था, अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा। ईरानी और यूनानियों का योगदान देखो, जब 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आए हुए ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस कहा या हिंदोस कहा। क्यों? क्योंकि वो स की जगह पे उनके यहां ह प्रयोग होता था। वो करते तो सही थे, लेकिन वो स की जगह ह प्रयोग करते थे, सिंधु को हिंदू कहना शुरू किए। समझ रहे बात को? तो अभी मैंने आपको समझाया। और नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को उन लोगों ने इंडिया कहना शुरू किया। भारत नाम का प्रयोग कब से हुआ? भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह में किया जाता था, जिसका उल्लेख संस्कृत की प्राचीन कृति ऋग्वेद, लगभग 3500 वर्ष पुरानी जो ऋग्वेद है उसमें मिलता है। अब आप कहोगे गुरुजी 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद मतलब क्या है? तो कुछ नहीं, 3500 माइनस 2026 कर लो, मतलब कि यहां पे 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2 गया, कितना बचा 7, और यहां कितना बचा बाबू 4, और यहां बचा 1, मतलब कि 1474 ईसा पूर्व की बात यहां पे आपसे कर रहा है, ठीक ना? तो आपको इसी तरीके से ईसा पूर्व निकालना है, आज वर्तमान के ईयर को घटा देना बस, ठीक ना? तो देखो यहां पे भारत का मैंने अभी आपको पहले ही पढ़ा दिया। अब लोग यात्राएं क्यों करते थे, इसी चैप्टर में एक टॉपिक दिया गया है कि लोग यात्रा क्यों करते थे, काहे करते होंगे भाई? आज हम यात्रा क्यों करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं कमाने खाने, हो सकता है कि हम घूमने भी जाते हैं। उस समय लोग यात्राएं क्यों करते थे? जीविका व प्राकृतिक आपदाओं के कारण। जैसे मान लो अभी आज कहीं पे प्राकृतिक आपदा आ जाए और वो एरिया खत्म हो जाए, वो एरिया बाढ़ग्रस्त हो जाए, तो लोग क्या करेंगे? प्रवास करेंगे ऊंचे की जगहों पे, तो उसको भी यात्रा मानोगे। मतलब कि भोजन की तलाश में तथा बूढ़ा या सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए। भाई उस समय हमारे पास ऐसा थोड़ी ना था कि सब्जी की दुकानें लगी हुई हैं, चिकन की दुकानें लगी हुई हैं कि एक जगह गए सारा चीज खरीद लिए। उस समय लोगों को तलाशना पड़ता था, तो भोजन की तलाश में दूर दूर तक इनको शिकार करने, इनको भोजन की तलाश में फल फूल इकट्ठा करने जाना पड़ता था। इस वजह से भी ये लोग यात्राएं करते होंगे। दूसरी चीज, अगर मान लो कहीं पे बाढ़ या सूखा आ गया, पानी ही नहीं मिल रहा है, अब कहीं बाढ़े आ गया जहां पे जमीनें नहीं है, तो मरेंगे थोड़ी ना, तो प्रवास करेंगे ऊंचे जगहों पे, इसलिए लोग यात्रा करते थे। दूसरी चीज क्यों करते होंगे? विजय व व्यापार के लिए। जब भाई अस्थाई मानव बसना शुरू हो गया, जब अस्थाई तो उसके अंदर आया, धीरे धीरे वो डेवलप करता चला गया,
तो सेनाएं दूसरों के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने जाती होंगी। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि एक गांव वाला दूसरे गांव को लूटता था, तो एक जगह से दूसरी जगह गया, लूट करके आया। क्यों? क्योंकि वो उपज लूटता था, पशुओं को लूट करके लाता था जो उसके लिए उपयोगी था। तो विजय और व्यापार के लिए भी लोग जाते होंगे, मतलब कि विजय भी, और व्यापारी मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी जाते होंगे ताकि उनको बेच करके कुछ पैसा कमा सके, इसलिए भी लोग जाते होंगे। धर्म उपदेश व उत्सुकता, मतलब कि धार्मिक गुरु शिक्षा देने के लिए तथा कुछ लोग रोचक स्थानों की खोज की चाह में भी यात्रा करते होंगे, और इसीलिए सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान होता होगा। जैसे मान लो आज हम लोग खाते हैं इडली डोसा, आज हम खाते हैं जो भी मान लो साउथ के व्यंजन, आज हम लोग जो छोले भटूरे जानते हैं, कैसे जानते हैं यार? उत्तर भारत का डिश साउथ भारत कैसे जाना? कभी कोई आया होगा, वो टेस्ट कराया होगा तो हम जानते हैं। मतलब कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो लैंग्वेज, जब दोनों का लैंग्वेज मिलेगा तो संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। उनके कल्चर अलग है, हमारे कल्चर अलग है, आप इसको तौल करके देख सकते हो। मतलब कि यात्राएं लोग करते थे, उसके 3-4 कारण थे, लेकिन इससे हुआ क्या? तो आप कहोगे कि देखो सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान हुआ। जो आज हम लोग कहते हैं भालो छे, तो ये हम लोग कैसे लाते हैं? कहीं हम सुने होंगे। जैसे मान लो कोई व्यक्ति दुबई गया तो वहां से वो कहता है ठीक है को खल्ली बल्ली ठीक है। किसी भी काम को कहता है ठीक है, तो मुश्किल नहीं हो जाएगा। खल्ली बल्ली मतलब ठीक है, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम अपने यहां भारत में रहे तो दूसरे तरीके से बोलते हैं, ठीक है भाई हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब आप देख रहे हो, कोई दुबई गया, वहां से वहां की संस्कृतियों को ला करके यहां पे फॉलो करना शुरू किया, तो संस्कृतियों का आदान प्रदान, कनेक्टिविटी हुई कि नहीं हुई? तो आप देख रहे हैं यात्रा से क्या फायदा हुआ? संस्कृतियों और परंपराओं का आदान प्रदान हुआ। हम एक दूसरे से कनेक्ट होना शुरू किए, एक दूसरे को जानना शुरू किए, फिर धीरे धीरे लैंग्वेज हम एक दूसरे की सीखना शुरू किए। आज जो आप कहते हैं कि मैं ये लैंग्वेज जानता हूं, क्या ऐसे जानेगा? कहीं सीखे तो होंगे। अभी मान लीजिए आज के समय में मैं चला जाऊं अमेरिका और अंग्रेजी मुझे बोलने नहीं आता है, लेकिन मैं वहां 2 साल रह जाऊं, तो क्या आपको लगता है 2 साल बाद आऊंगा तो मुझे इंग्लिश नहीं आएगी? आएगी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैं वहां का खान पान नहीं सीख जाऊंगा? सीख जाऊंगा। क्या आपको नहीं लगता है कि हम वहां के त्योहार वगैरह फॉलो करने लगेंगे? कर लूंगा। कैसे? जब मैं एक जगह से दूसरी जगह गया तभी। तो आप देखें, निकाल पाए यहां से। बच्चे इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, चीजों को समझ नहीं पाते हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन किया, यार उस प्राचीन समय में लोग यात्राएं करते थे, ठीक है, क्यों करते थे मुझे पता है, इसके क्या फायदे हुए होंगे? मैं चैलेंज करता हूं, अच्छे स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, जो रट के बैठे होंगे नहीं बता पाएंगे। अब आप बता लेंगे, और 2-3 पॉइंट आप भी सोचिए, आपके ऊपर भी सोचने के लिए मैं दे रहा हूं कुछ क्वेश्चन। क्यों यात्राएं करते थे? क्या फायदा उससे हुआ? समझ पा रहे हो? अभी इसको जब 12th तक जाओगे तब देखना कि इतिहास मजा आने लगेगा। ऐसे ही सारा सब्जेक्ट करा दूंगा। अभ्यास प्रश्न देखिए, भारत के नामकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपसे दिया गया है, विचार कीजिए। पहला कह रहा है इंडिया शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द से निर्मित हुआ। दूसरा कह रहा है भारत नाम का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और आपसे यहां पे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। फटाफट से मेरे प्यारे भाई बताने का प्रयत्न करना। तो अब देखो यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो दोनों के दोनों पॉइंट यहां सही दिए गए हैं, मतलब कि 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। सीधे किताब से मैंने क्वेश्चन बनाया है ताकि आपका एक बार ऑब्जेक्टिव में भी रिवीजन हो जाए और आप लोग इसको पढ़ सकें। अब देखो अतीत के बारे में कैसे जाने? पांडुलिपि, ध्यान देना। अतीत के बारे में कैसे जाने भैया? पांडुलिपि। पांडुलिपि जिसको मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, क्या होता है? यह हाथ से लिखी गई प्राचीन पुस्तकें होती थी। अंग्रेजी में इसको मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ। आपने देखा होगा, देखो जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको यहां पे पांडुलिपियां मिलेंगी। ये देखो पांडुलिपियां। उस समय पे कलम नहीं होता था, उस समय पे बुक किताबें और कॉपियां नहीं होती थी। इस वजह से उस समय के लोग आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों क्या करते थे, तो जो आप देखेंगे एक हिमालयी क्षेत्र में भूर्ज पत्र मिलता है, ताड़ पत्र मिलता है, तो ऐसे में इस भूर्ज पत्र के जो वृक्ष था उसकी छाल को छील करके उस पर लिखते थे स्याही से।
जो ताड़पत्र थे उसके पत्तों पे लिखने का कार्य करते थे। क्या लिखते होंगे भाई? आज हम क्या लिखते हैं? उस समय के लोग अपना व्यापार का लेखा जोखा करते होंगे, अपनी बारी में कुछ चीजें लिखते होंगे, जो उनको अच्छा लगता होगा, जिसका व्यवस्था नहीं होगा उसके बारे में चीजों को लिखते होंगे। पांडुलिपियां हाथ से लिखी जाती थी। इसीलिए आप देखोगे बाद के समय में जब कहा गया, जब आप आगे पढ़ोगे, आगे की तरफ बढ़ते चलोगे, मध्यकाल फिर आधुनिक काल, तो बहुत सारी चीजों में बदलाव देखने को मिला प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से। कैसे? ताम्रपत्र पे लिखी गई, उनको एक जगह पिरो दिया गया। अब इसमें क्या होता था, ये भाई पत्ते हैं, पेड़ की छाल ही तो है, कीड़े मकोड़े खा गए, आधा खत्म हो गया। अब मान लो ये कोई ताम्रपत्र था, इतना कीड़ा खा गया, ये कीड़ा खा गया। अब इतने पे जो बातें उसने लिखी है, हमने इतने के आधार बना करके एक प्रोबेबिलिटी आगे तय कर दिया कि ये लिखा होगा, उसी में शब्द बदल गए तो उसका अर्थ बदल गया। समझ रहे हैं? वो आगे आएगा। तो अभी पहले समझो पांडुलिपि क्या होती थी, पांडुलिपि समझ गए। लेखन सामग्री ये ताड़ के पत्तों अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी, ये समझना। विषय वस्तु व भाषाएं देखो, इसमें धार्मिक मान्यताएं, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान की चर्चा मिलती है। ये प्रायः संस्कृत और प्राकृत भाषा में और तमिल में लिखी जाती थी। भाई जो उस समय की जनता समझेगी उसी के बारे में लिखा जाएगा। अब मान लो कहीं हम हिंदी वासी क्षेत्र के हैं तो हिंदी की तो किताब हम पढ़ेंगे, तेलुगु थोड़ी ना हम पढ़ पाएंगे, हमको पता ही नहीं है वो लैंग्वेज। अंग्रेजी जिसको नहीं आएगा वो कहां पढ़ेगा? तो उस समय अगर आपसे कोई पूछे पांडुलिपि क्यों लिखते थे, तो भाई धार्मिक कुछ मान्यताओं को, राजाओं के जीवन को, औषधियों को, विज्ञान को संबंधित कुछ बातें लिखते होंगे। व्यापारी अपने व्यापार के बारे में लेखा जोखा करता होगा। यही सारी चीजें जब हमारे पुरातत्वविद बाद में पाए तो कहते थे अच्छा इस समय का है, इतने वर्ष पहले का है। कार्बन डेटिंग पद्धति से उसको पता किए और कहते थे इस समय लोग इस तरह की चीजें लिखा करते होंगे। समझ पा रहे हो माय डियर फ्रेंड्स? समझना, मैं बहुत एक तरीके से आपको बहुत एलोबरेट कर रहा हूं चीजों को। आगे बढ़िए। अभिलेख आप पढ़ते हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे। अभिलेख मतलब कि पत्थर है उस पर लिखवा दिए। अभी आप अभिलेख को समझ सकते हैं कैसे, देखिए। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कहीं पे योगी जी को शिलान्यास करना हुआ, पत्थर पे लिखा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चरण कमलों द्वारा शुभारंभ किया गया। पत्थर पे उकेरे गए। तो समय समय उपरांत जब व्यवस्थाएं बढ़ी, सुविधाएं बढ़ी, तो अब पत्थर पे लिखावट होने लगा। अब जब देखा गया होगा कि भाई पांडुलिपियां कीड़े खा जा रहे हैं, सुरक्षित नहीं है, तो पत्थर पे लेख लिख दिए। तो अशोक के काल में आपको सबसे ज्यादा अभिलेख, शिलालेख, ये सब चीजें देखने को मिलते हैं, जो कभी आजीवन पर्यंत, आज भी आप देखिए शिलालेख, अभिलेख अशोक का मिला है, दबा भी रह जाएगा तो उसको कोई, उसमें जो बातें लिखी गई हैं उसको कोई उसको खा नहीं सकता, उसको खत्म नहीं कर सकता, उसको मिटा नहीं सकता है। बस उसको साफ कर दो, उस पर जो उत्कीर्ण बातें हैं वो दिख जाएंगी। अशोक क्यों करता था, आप सभी को पता है कि जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ कलिंग युद्ध के बाद, तो आम जनता को धर्मोपदेश देने के लिए वो उसका प्रयोग करता था। आगे आप पढ़ोगे। पुरातात्विक साक्ष्य देखो, पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र, मूर्तियां, औजार, हथियार, बर्तन, सिक्कों का अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्य कहलाता है। इसी के आधार पर पुरातत्वविद जो होते हैं वो इतिहास की जानकारी देते हैं। और इतिहासकार लिखित साक्ष्य जो मिले हैं, जो किताबें मिली हैं, जो धर्म ग्रंथ मिले हैं, उसके आधार पर इतिहास की जानकारी देते हैं। ये दो अंतर मैंने अभी आपको शुरू में बताया। पुरातत्ववेत्ता, आर्कियोलॉजिस्ट क्या है? जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं और हड्डियों की जांच कर यह पता लगाते हैं कि लोग क्या खाते थे। अब देखो यहां पे आपके दिमाग में एक बात यह भी होगी कि गुरुजी ये चावल, जौ और गेहूं के बारे में कैसे पता चला होगा कि ये तो सड़ गया होगा। आज हम 2 दिन भिगो देते हैं, तीसरे दिन वो सड़ जाता है। उस समय कहीं आग लगा होगा। जब कोई उपज जल जाती है तो जलने के बाद वो लंबे समय तक मिट्टियों में दबी भी रहेगी तो सड़ेगी नहीं। जली हुई अवस्था में क्या पता उस समय मिली हो। इस वजह से वहां से हम पता कर लियो कि चावल की खेती यहां से देखने को मिल रही है, गेहूं और जौ यहां से देखने को मिल रहा है, या लोग इसका प्रयोग ज्यादा करते होंगे। समझ रहे हो? अब क्वेश्चन देखो, पांडुलिपि और अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहा कि पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्र और भुर्ज पेड़ की छाल पर हाथ से लिखी जाती थी। दूसरा कह रहा है अभिलेख केवल लकड़ी की तख्तियों पर ही उत्कीर्ण किए जाते थे। तो अब देखो अभिलेख यहां पे कह रहा है कि केवल और केवल लकड़ी के तख्तियों पर ही उल्लेखित किए जाते थे। तो आप सीधे कहोगे अभिलेख जो थे वो पत्थरों पे लिखे जाते थे, लकड़ी के तख्तियों पे लिख ही नहीं पाएंगे आप, इसलिए केवल और केवल पहला वाला ऑप्शन सही है। तो यहां पे आप इनको समझना। अब देखो यहां पे अभी जो मैंने आपको शुरू में तिथियों का मतलब समझाया था उसको समझ लो फटाफट से। वही
सेम चीज यहां दिया गया है। ईसा मसीह के जन्म, वर्षों की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? इसको हम बिफोर क्राइस्ट या बीसीई भी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट एरा भी कह देते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले की सभी तिथियां बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा कहलाती हैं और इसमें उल्टी गिनती चलती थी, मतलब कि 5 4 3 2 1, और ईस्वी जो होगा उसमें 1 2 3 4 5 6 करते करते आज हम 2026 तक आए। इसीलिए जब आप पढ़ते हो जैन धर्म और बौद्ध धर्म तो आप देखते हो ना, उल्टा क्रम आपको मिलता है, महाजनपद उल्टा क्रम मिलता है, ऋग्वैदिक काल उल्टा क्रम मिलता है। अब आप देखो 1500 ईसा पूर्व में मिल रहा है ऋग्वैदिक काल और 1000 ईसा पूर्व में आपको उत्तर वैदिक काल 600 तक जाके मिल रहा है। मतलब कि आप देख रहे हो बढ़ रहा है, 1000 बढ़ा है कि 1500, तो आप कहोगे उस ईसा पूर्व में 1000 बढ़ा है, लेकिन ईस्वी में 1000 बढ़ा है कि 1500 ईस्वी बढ़ी है, तो आप कहोगे 1500 ईस्वी बढ़ी है, क्योंकि इसमें सीधा क्रम चल रहा है। वही बात मैंने आपको समझाया। ईस्वी को एडी और सीई से हम लोग प्रयोग करते हैं। एडी का मतलब एनो डोमिनी और सीई का मतलब कॉमन एरा, दोनों का मतलब सेम होता है, बस इसका प्रयोग हम लोग थोड़ा सा यहां पे करते हैं, इसको देखना। अब देखो यहां एक क्वेश्चन पूछा, इतिहास में तिथियों की शब्दावली के संबंध में सही युग्म पे विचार कीजिए। पहला कह रहा है बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व जिसको कहते हैं, एडी एनो डोमिनी ईसा के जन्म के वर्ष से, बीसीई बिफोर कॉमन एरा, तीनों। तो आप यहां पे क्या कहोगे? तीनों के तीनों यहां पे क्या हो जाएंगे बाबू? राइट आंसर हो जाएंगे। ये तीनों आपको यहां से ध्यान रखना है। फटाफट से रिवीजन कर लो। संग्राहक का मतलब जंगल के जो उत्पाद फल जड़े इकट्ठा कर भोजन जुटाने थे उसको कुशल संग्राहक करते थे। पांडुलिपि ताड़पत्र और भुज हाल पर हाथ से लिखी गई प्राचीन पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। पुरातत्ववेत्ता जो अतीत में बनी वस्तुओं, इमारतों, अवशेषों का अध्ययन करने वाले विद्वान थे उनको हम लोग पुरातत्ववेत्ता या आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। आखेटक भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करने वाले जो व्यक्ति थे उनको हम लोग आखेटक या शिकारी कहते हैं। अभिलेख पत्थर या धातु पर कठोर सतह पर खोदे गए लेख अभिलेख कहलाते हैं। प्राकृत प्राचीन भारत में आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली जनभाषा। भाई स्वाभाविक सी बात है, जो भी लेख लिखने को मिलेंगे उस समय पे वहां पे जो भाषा बोली जाएगी उसी को। अब तमिल महाकाव्य आप देखोगे संगम काल के दौरान लिखे गए, तो तमिल में क्यों लिखे गए? वहां के लोगों को तमिल आता था, तो जहां के जैसे लोग वहां को ऐसे। पाली और प्राकृत उपदेश भी आप देखते हो बौद्ध धर्म जैन धर्म में, तो वहां के आम जनमानस उस उपदेश को समझ सके। अब पता चले कि बौद्ध भिक्षु भिक्षा दे रहा है, उपदेश दे रहा है, समझे नहीं आ रहा है, अब भाई कोई तमिल में बतियाने लगे आके हमसे, क्या समझ में आएगा? समझे नहीं आएगा। लेकिन हिंदी में बताएगा तो हम समझेंगे कि भाई वो अच्छी बात कर रहा है कुछ, ठीक है। तो ये आपको यहां पे मेरे प्यारे भाई देखना था। तो यहीं पे आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर समाप्त हुआ। अगली क्लास में अगर आप लोगों ने इसमें प्यार और स्नेह दिया तो मैं इसके आगे के कुछ क्वेश्चन भी 10-12 और कराऊंगा। अभी यहां पे 1 घंटा होने जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये फर्स्ट क्लास डेमो क्लास थी। प्लीज रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, आप पढ़ लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि फ्री में दे रहा है तो व्यूज पाने के लिए दे रहा है, नहीं, फ्री में दे रहा हूं। ये इतना तगड़ा कंटेंट आपको एनसीईआरटी का दूंगा जितना मैं आपको कह रहा हूं यूट्यूब पे कोई नहीं दिया होगा। वो अलग मैटर है, हमारा नाम नहीं है तो हमारे व्यूज नहीं आते हैं। व्यूज देख के कभी मत मेरे वीडियो को पढ़ना, हमारे कंटेंट को नापना तोलना और बस क्वेश्चन जाकर के लगाना, चाहे प्री का मेंस का नहीं लगे तब आकर के हमसे बात करिएगा और कहिएगा कि गुरुजी आपने पढ़ाया था हमसे नहीं हुआ, लेकिन मेहनत करिएगा। तो आज ये डेमो क्लास इसलिए टारगेट नहीं भेजे थे। अगर आपको ये फीडबैक आप लोग इस पर अच्छा देंगे, इसको आप लोग और आगे की तरफ बच्चों को दीजिएगा, बताइएगा। किसी को भी टीचिंग के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है, मेंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है या बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है, ये सबके लिए क्लास है। कोई इसमें एग्जाम का कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है। ऐसे पढ़ लो, अंडरस्टैंडिंग ना बना दिया तो मेरा नाम आशुतोष चौधरी नहीं, ये ध्यान रखना। मेहनत किया हूं 1.5 साल 2 साल इस पे, इसलिए कह रहा हूं। आप कोई भी क्वेश्चन सीधा सोच लोगे भाई, एडवांस का उतना नॉलेज भी नहीं रहेगा फैक्चुअल डेटा का, तो भी आप चीजों को सोच पाओगे और कर लोगे। जिंदा दिल बन जाओगे, जिंदा दिल दिमाग आपका बन जाएगा। तो कैसा लगा आप सभी लोगों को? आप लोग अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा और भी लोगों को इसको वीडियो को भेजिएगा, बताइएगा। और आप लोगों का लाइव क्लास के लिए मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें भी बहुत कम ही बच्चों ने टाइम निर्धारित करवाया है लाइव का, उन्हीं के हिसाब से मैं लाइव क्लास को निर्धारित करता हूं। बाकी जो लोग तुरम खां बन रहे हैं, जिन लोगों को लग रहा है बहुत बड़े आदमी है, कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े आदमी भारत में, संप्रभु भारत में आप रहते हैं, आप रहिए। हमारे पास 10 बच्चा भी आएगा, हम उसको पढ़ाएंगे, वो सीखेगा। जब वो सीखेगा तो खुद 10 बच्चों को और लेकर के आएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी को नमस्ते और प्रणाम। एक बात और कहनी थी, क्लास जो आपकी है थोड़ी सी इस समय डिस्टर्ब हो रही है आगे पीछे, स्टूडियो का कुछ मैटर चल रहा है, इस वजह से क्लास थोड़ा आगे पीछे हो रही है।
एक हफ्ते में सारी की सारी क्लास और भी एक्स्ट्रा क्लासेस चलने लगेंगी, अपना खुद का स्टूडियो हो जाएगा, तो वहां से हम लोग 2-3 क्लास और भी शुरू कर देंगे, ठीक ना। अभी एक ही क्लास हो पाता है, इस वजह से थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। नमस्ते।